जी डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा था कि आखिरी उम्मीद जो नजर आ रही है वो अलायंस की नजर आ रही है, और उस पर जो है वो काफी एक्टिवली खान साहब ने भी सबको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि अलायंस बनाएं, और जाहिर है इस अलायंस में सबसे मेन जो पार्टी थी वो JUIF थी। क्या वजह है कि आप लोग कामयाब नहीं हो सके उनको अपने साथ लाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, अब अभी मुझे ऑनेस्टली अभी मुझे इसके डिटेल्स नहीं पता चले कि क्या बाकी मौलाना साहब ने ये ऐलान कर दिया है ओपनली कि वो नहीं चाह रहे, क्योंकि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मेरी बात हुई थी एक आध दिन पहले, तो उसमें मुझे बताया गया था कि 22, 23, 24 को मेरे ख्याल में जब असद कैसर साहब 22 को आ रहे हैं, आज शायद वापस आ रहे हैं, उसके बाद आके उनकी मुलाकात होनी थी मौलाना साहब के साथ 1-on-1, मतलब डायरेक्टली वो मुलाकात होनी थी। उस पे ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं JUI के, या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI के, या जो इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी या जो चीज़ थी, उसका फाइनल डिस्कस होना था। तो दैट इज द ओनली थिंग। उनके जो मेन तहफ़्फ़ुज़ात थे मेरे लिहाज से, मेरे नहीं ख्याल था कि वो सोशल मीडिया के लिहाज से थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात शायद कुछ और थे कि भाई जो आप लोग डिस्कशंस कर रहे हो या फलानी चीजें थे जो कामरान मुर्तजा की बातों से मुझे महसूस हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा निशान की कोई ऐसी बात थी कि ये इस तरह के, आप ये याद रखें, इस तरह की चीजें जब भी हो रही होती है ना एक पार्टी और दूसरे, तो दरमियान में लोग सोशल मीडिया में क्या है, मैं अपने नाम के साथ JUI लिख दूं और उसके बाद मैं PMLN को गालियां देना शुरू कर दूं, तो लोग तो कहेंगे JUI वाला कर रहा है। तो वो चीजें तो हो जाती है। तो सोशल मीडिया में कितनी सच है कितना झूठ है, या बाज लोग कितने वो हैं, कितने बीच में प्लांटेड है वगैरह, वो सारी चीजें अपनी जगह पे होती है। तो इसलिए आई डोंट रियली बिलीव दैट थिंग। हाँ, जब सामने बात होगी तो उससे बात पता चलेगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर कि अभी तक ये बात फाइनलाइज हुई है। चले, आपको जो है वो उम्मीद है कि शायद अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुई है। आपने असद कैसर का जिक्र किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग असद कैसर साहब को ही ये टास्क दिया गया था कि वो मौलाना को एंगेज करें और इस अलायंस को लीड करें। असद कैसर तो अभी बिल्कुल एक्टिव फिलहाल इन कुछ दिनों में नजर नहीं आए हैं। कैसर साहब बाहर गए हुए थे, तो वो आई एम श्योर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी जिसकी वजह से वो बाहर गए हुए थे। मुझे उसके डिटेल्स का नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे पता है वो बाहर गए हुए थे और उन्होंने आज कल में आना था। तो वो चीज मेरे ख्याल में JUI को कम्युनिकेट करा दी गई है। तो दैट्स वाई जो मेरी इतलात है उस लिहाज से यही हुआ था कि वी आर वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक, और वो आके उनके साथ बातचीत करके उसको फाइनलाइज करे या जो भी करे वन वे अनदर वे। देखिए, सिंपल सी बात ये, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे क्या मिलेगा, प्रोबेबली देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी स्ट्रेंथ उसकी उतनी स्ट्रेंथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनफैक्ट हमारी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा हो सकती है, उनसे कम नहीं हो सकती। को हमसे क्या मिलेगा उसमें लॉन्ग टर्म में उनको हमसे ज्यादा फायदा है सपोज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप मुझसे पूछे तो मे बी ये महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब तक ये गवर्नमेंट है या जब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं होती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से जिस तरीके से एक बेईमाना जुल्म हो रहा है, जब तक ये चीज इंसाफ की तरफ नहीं जाती या सेटल नहीं होती, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज्यादा मैंडेट है। हाँ, आप उसको चोरी करने का कोई और तरीका ढूंढ लें। आप वही वाली बात है कि जिसके हाथ में बंदूक है उसका सब कुछ हो सकता है। तो आप अगर मेरे कनपट्टी में बंदूक रख के कहेंगे कि यार ये तुम्हारा बटुआ मेरा है, तो मैं ना तो नहीं कहूंगा ना, मैं कहूंगा हाँ यार ले ले। यही चीज होता है। अगर मैंने कह दिया कि नहीं ये तो मेरा है, तो फिर मुझे तो गोली मारेंगे। तो बात दफा इंसान को करना पड़ता है। और यही चीज आमतौर पे कहा जाता है कि अगर कोई डाकू आपके सर पे को बंदूक तान दे तो यार डाकू को जो चाहिए वो दे दो, क्योंकि जान है तो जहान है। तो उस लिहाज से बहुत सारी चीजें आजकल की गवर्नमेंट में यही हो रहा है कि आप वो कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी को हवा किया जा रहा है, किसी को क्या किया जा रहा है, अपने मतलब के उसमें बिल पास किए जा रहे हैं, जजों को अपने मतलब के जजों को लेकर आ रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन वो हो रही है जो इनकी जरूरत है, चाहे जो मर्जी लिखा हुआ हो कोर्ट में, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन वो होगी जो इनकी जरूरत है। जिस लिहाज से बिल पास हो रहे हैं, जिस लिहाज से वो सारी चीजें आपको सामने आपने सोचे। हमें यहाँ पे ये फिक्र है कि मौलाना साहब ने ये कहा वो कहा, हमें ये फिक्र नहीं है कि पंजाब में
मियां शहबाज शरीफ साहब ने सारे किसानों को कि भाई 4,000 रुपए या 4,500 रुपए पे गंदम होगी। उन लोगों ने इतनी मेहनत करके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहा है, इतनी मेहनत करके इतने महंगी चीजें वो खाद वाद लगा के कर दिया। अब वो उनसे 2,000 रुपए का नहीं ले रहे, उन बेचारों का तो सत्यानाश हो गया है। ठीक जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हालांकि आपका सेनेट का इजलास भी आपने शरीक होना सर अभी उसमें। अभी आपने बात की मैंडेट के चोरी की कि आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है और आपका जो राइटफुल जो वोट्स थे उनको फॉर्म ये 45 की बजाय 47 में कन्वर्ट किया गया। फेयर अनफ सर, इट्स मेजॉरिटी ऑफ ये लोग जो हैं वो आपकी इस बात से सहमत हैं या आपको एंडोर्स करते हैं। लेकिन मौलाना साहब भी तो सर आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीटीआई ने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हमारे वोट चोरी किए हैं। सो आपको लगता नहीं है डे वन से आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ मतलब वो थे, उसमें क्या पिच्ड थे, और ये कोई अलायंस की कोई रैशनल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि दोनों को तो ये शिकायत थी कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। आप कह रहे थे जनाब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी कर लिया है, मौलाना कह रहे थे जनाब खान साहब की पार्टी को उन्होंने जितवा दिया, उनको चोरी करके हमारा दिया है। तो लगता नहीं पहले दिन से नेचुरल था, ये चीज़ें नहीं होनी थी सर, अलायंस नहीं होना था, ऐसे वक्त ज़ाया किया एक दूसरे का। साहब आप माशाल्लाह एक बहुत सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं सर, और आई एम श्योर जब आप ये बात कर रहे होंगे तो आप एक चीज को ध्यान देंगे कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, मैं कहता हूँ कि मेरा मैंडेट केपी में चोरी हुआ है और असल मेरा मैंडेट था। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम जब नेशनल असेंबली की बात करते हैं तो हमने तकरीबन 70 और सीटें, तो इस वक्त हमारे अलावा जो 70 सीटें हैं उनके ऊपर हम लोगों ने पिटीशन दायर की हुई है कि यार ये 70 सीटें हमारी है। तो दैट मींस नेशनल असेंबली में 70 और सीटें हमें मिल जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। एक चीज हमने पंजाब असेंबली में कोई 100 एंड समथिंग के ऊपर हम लोगों ने कहा हुआ कि यार ये सीटें हमारी हैं, ठीक है। अब हम उसी तरीके से मैं आ जाता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंडेट सबसे ज्यादा पंजाब में मैंने उसके ऊपर क्लेम किया हुआ है, किसी और ने इतनी सीटों पे क्लेम नहीं किया जितने मैंने किया। सही है या गलत है वो अपनी जगह पर है, लेकिन एटलीस्ट मैं क्लेम तो कर रहा हूँ ना कि यार मुझसे जाती हुई है। अब हम आ जाते हैं केपी में। केपी में मौलाना साहब ने, केपी में नहीं, मौलाना साहब ने पूरे पाकिस्तान में उन्होंने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली मिला के उन्होंने कहा कि मेरी 24 सीटों के ऊपर डाका डाला गया है। उन 24 सीटों में से 4 सीटें नेशनल असेंबली की है, उन 4 में से 2 सीटें केपी की नेशनल असेंबली की है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोविंशियल असेंबली में। प्रोविंशियल असेंबली में जो टोटल सीटें जिनके ऊपर उनका क्लेम है वो 20 रह जाती हैं। उनमें से 9 जो है वो आ जाती है आपके बलूचिस्तान असेंबली में, 6 आ जाती है सिंध असेंबली में, 5 आ जाती है आपके केपी के उसमें ये प्रोविंस में या असेंबली में। अब अगर आप मुझे बात बता दें, मेरी 115 सीटें हैं और मैंने क्लेम किया हुआ है कि मेरी जो 12 या 13 के ऊपर पीटीआई ने या 16 के ऊपर पीटीआई ने क्लेम किया हुआ है। जब मैं आप इसको देखिए वो 5 पे क्लेम कर रहे हैं, मैं 16 पे क्लेम कर रहा हूँ। इस वक्त मौलाना साहब की सीटें जो है ना, मतलब प्रोविंशियल असेंबली में जो है ना, जो सीटें पीटीआई के अलावा बाकियों के पास है वो टोटल मेरे ख्याल में 25 हैं। उन 25 में से 7 मौलाना की हैं, पीछे रह गए 18 में से मेरे ख्याल में 12 या 16 के ऊपर तो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि यार ये तो मुझसे सीटें ली गई हैं। तो आप मुझे बात बताते किसका ज्यादा है। अगर मौलाना को मैं 5 सीटें दे भी देता हूँ तो मौलाना है, मतलब मेरा उनके साथ कोई वो बनते ही नहीं है उसमें, ये क्या कह सकते हैं उधर प्रोविंशियल उसमें। और फिर उनको अगर उस सीट के लिहाज से देखा जाए, हो सकता है किसी एक आध सीट में नून लीग या पीएमआई या पीपल्स पार्टी उनमें से किसी ने कुछ चीज किया हो, कुछ और भी हो सकता है। डॉक्टर साहब मैं आपको आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू, जितनी आपने इसको गहराई में जाके एक्सप्लेन किया है। हमने पहले इस तरह किसी भी कोई पीटीआई के बंदे से, इवन जेयूआई के से भी कभी हमने नहीं सुना जिस तरीके के आपने ब्रेकअप दिया है। अगेन इट्स बेस्ड ऑन सम रैशनैलिटी एज वेल। इतनी तो शायद रिसर्च मेरा ख्याल है उन्होंने जेयूआई ने भी नहीं करके रखी होगी जितनी आपने सूबा वाइज एक उनकी सीट का बता दिया है कि धांधली कहाँ हुई है या नहीं हुई, वो अपनी जगह पर। तो ये बातें जो हैं ये तो आपको भी जब ये इल्म है तो मौलाना साहब भी तो ये बातें हुई होंगी। मौलाना साहब फिर आपका क्लेम जो है वो तो बड़ा छोटा सा बनता है, रिड्यूस बनते हैं, हमारा क्लेम बड़ा बनता है। फिर मौलाना साहब जो है आपके बड़े क्लेम में अपना हिस्सा क्यों डालें? आप अगर आप खुद कह रहे हैं कि इतना छोटा सा शेयर है, उनका 5 सीटें हैं, 4 हैं, 8-10 हैं, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है अगर एजुटेशन होती है और आपकी सीटें आपको आके मिलती हैं। तो आपका अपोनेंट जो है केपी में वो आपको क्यों सपोर्ट करता है कि जाएं जी मैं आपको 100 सीटें लेकर देता हूँ, आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है? ये आप लोगों को कभी ये जहन में आया कि मौलाना साहब जो हैं वो हमारे साथ नहीं आएंगे? अगर ये कैलकुलेशन जो आपने पेश किया अगर हमने उनके सामने रखी।
देखिए मेरा ख्याल जो मैं समझता हूं, अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है मैं गलत हूं। देखिए हर एक इंसान की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि मौलाना साहब और हम लोग मिलके जो ये इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस के लिए हम नहीं लड़ रहे कि यार इसमें इतनी सीटें मेरी है, इतनी सीटें मेरी है, तो वो मेरी 100, 150, 200 सीटों के लिए मेरे साथ नहीं लड़ रहे। हम लोग जो मिलके लड़ रहे हैं, हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उस पर ध्यान देते। पाकिस्तान का हमेशा से एक मसला आता है कि पाकिस्तान में मैंडेट चेंज होता है। ये 1971 में जो सबसे फेयर इलेक्शन हुआ था उसका मैंडेट 182/80 के लिहाज से था, लेकिन जिसको दिया गया था वो पहला फॉर्म 47 की गवर्नमेंट थी, वो पीपल्स पार्टी की पहली फॉर्म 47 की गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर बाद में तो उस नौबत तक ही नहीं जाने देते थे कि यार मैंडेट उस लिहाज से आ जाए कि जो किसी और तरीके से हो रहा है, जो इनके मतलब जो एस्टैब्लिशमेंट के सोच के खिलाफ जा रहा हो। हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो मसला है ना, ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा मुल्क को ये फायदा होगा कि चाहे मैं जीतूं, आप जीतें या कोई जीते, जब हम लोग एग्री कर जाएंगे कि हाँ ये सही इलेक्शन थे, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उसके साथ बिल्कुल वो एक साथ ही होती है। उसकी वजह यह है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप समझे कि जैसे हमने बाजरा डाला हुआ है और सारे कबूतर और सारे चिड़िया आके बैठ के नीचे दाना खा रही हैं। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वो ये समझ लें कि एक रोले डालने वाला जो बंदा होता है वो जाके वहां पत्थर मार दे, ये सारे परिंदे उड़ जाएंगे। दैट इज हाउ इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कम्स। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कैसे आती है? फिर वो एक एक करके आती है, एक एक करके आती है। अगले 2-3 घंटों में वो सारे वापस आएंगे। मैं मिसाल देता हूँ, इन लोगों ने आके गंद मारा था 2022 में कि ये मुल्क तबाह हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज 4 साल कंप्लीट हो गए, आज भी इनके जितने अहदाफ है जिनके ऊपर ये छलांगे मार रहे, आज भी जो अप्रैल 2022 में जो अहदाफ पीटीआई छोड़कर गई थी उससे कम है। हमें फिश ने भी पॉजिटिव दिया था, ये आज भी नेगेटिव। डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आपकी बात में वजन है। अच्छा, एक और, आप हर दफ़ा पाकिस्तान में कहा जाता है कि फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, हम सब चाहते हैं। पाकिस्तानी तारीख में एक ही दफ़ा हुआ है तो 1970 में, और फिर उसके बाद एक बदनसीबी हुई, मुल्क टूट गया था। फिर वो फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ तो उसके रिजल्ट देखे फिर उसके बाद मुल्क अगेन इकट्ठा नहीं रहा। तो मेरा ख्याल शायद उसके बाद कुछ जो साहब इक़्तिदार हैं उन्होंने सबक सीखा कि जनाब इस मुल्क और कौम को हमने कभी फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं देने। दूसरी एक और चीज़ भी है सर, हमने एक पैटर्न देखा है कि एक पावर में जब आदमी बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं, अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था 91 के इलेक्शन थे कि नवाज शरीफ साहब को धांधली से पैसे दे के मतलब ISI ने इनको हरवाया था। और उसके बाद आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं वो खुद कहते थे कि मुझे जो है ये आके फ्री फेयर इलेक्शन चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने 93 में कहा, जो उन पर इल्ज़ाम लगता था धांधली से जीते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे फ्री और फेयर इलेक्शन दें, और बेनजीर भुट्टो कहते थे फ्री और फेयर इलेक्शन दें। ये आपके इमरान खान साहब हो गए, 2018 के इलेक्शन में उन पर इल्जाम लगता है कि ये धांधली के जरिए जीते थे, आज वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें। आपके लिए जरूरी होते ये सियासी पार्टी के लिए कि एक दफा धांधली के जरिए इलेक्शन जीतते हैं, एंडोर्स करते हैं, वजीर आजम बनते हैं, दूसरी दफा कहते हैं कि आप हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे 100% डिसएग्री करता हूं सर। ठीक है, आपने कहा कि 2070 के जो इलेक्शन हुए थे वो फ्री एंड फेयर हुए थे और उस वजह से मुल्क टूट गया था। मुल्क फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से नहीं टूटा था सर जी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रिजल्ट कायम रहता और मुजीबुर रहमान को हुकूमत दे दी जाती तो, और बलूचिस्तान में जो लोग जीते थे उनको हुकूमत करने दी जाती, तो आज ना हमसे उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश अलग होता, ना आज बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ होता। क्योंकि आज जो बलूचिस्तान के अंदर जो गंद हो रहा है, इसके बीज 1970s में बोए गए थे सर जी। ये उस वक्त के बोए गए थे। उससे पहले जो 2 हुए थे 1948 में और 1954 में जो गन था वो तो कंट्रोल हो गया था, जो एक वो जो सिंगल यूनिट वाला था, और उससे पहले वो नवाब ऑफ कलात वाला जो था कि वो भाइयों के आपस में कोई झगड़ा हो रहा था, वो तो उस वक्त सेटल हो गया था। असल गन तो उसके बाद स्टार्ट हुआ था, जिसमें बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लेट 1960s और अर्ली 70s में थी। फिर
उसके बाद जब 72-73 में जब भुट्टो ने जाके बलूचिस्तान के अंदर जो लोग जीते थे उनको हटा के अपने लोग लाए थे, फिर वो वहां जाके क्या कह सकते हैं उन्हें ये ऐसे इमरजेंसी लगाई थी, तो उसकी वजह से सारा हुआ था। नंबर 2, तो ये सारा उस वजह से हुआ है। हाँ, अब आ जाते हैं अगली बात पे कि आपने कहा कि जो पहली बार जीता, देखिए हमारा बिल्कुल पहली बार था। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इमरान खान सेकंड टाइम ये गलती नहीं करेगा। अगर ये गलती थी तो मैं क्योंकि मेरी इंटरप्रिटेशन अगेन फर्क है। मेरे लिहाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जीत रही थी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। हमारा साइज कम किया गया था क्योंकि सबको पता था कि वो इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमरान खान वो घोड़ा नहीं है जो अपने ऊपर किसी को। खान साहब तो मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, जब वो पावर से निकले उनके इंटरव्यूज आप देख लें, उन्होंने तो एक ही बात की, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो जनाब बाजवा साहब चला रहे थे, ये तो ISI चला रहे थे, जनाब फैज चला रहे थे, कर्नल साहब थे पार्लियामेंट वो चला रहे थे बिल के लिए, उनको कहते थे हम डिप्टी कमिश्नरों को कह के बंदे इकट्ठे। खान साहब तो सारा उन्होंने कहा जनाब मैं तो पावर चला नहीं रहा था। तो खान साहब तो वो सियासी घोड़ा थे जो उनके काबू में थे। ये खुद उनके इंटरव्यूज हैं सर, वो कहते हैं मुझे तो कोई फैसले करने की इजाजत ही नहीं थी, मैं कर भी नहीं सकता था सर। आप कह रहे हैं खान साहब कंट्रोल में ना आते सर, उनके वो तो कंट्रोल में आए हुए थे। देखिए क्लासन साहब, इस तरह मैं आपको दोबारा बता देता हूं, खान साहब उनके कंट्रोल में नहीं थे। इसी वजह से कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने 2018 अगस्त में, तो आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब, इन तीनों ने कहा हुआ था कि बाजवा साहब और फैज हमीद साहब, ये दोनों इन सारी उस वक्त की सारी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके उन्होंने 2019 के शुरू में जो कि जनवरी फरवरी था, उनको कहा था कि हम इमरान खान को हटाते हैं और ये करेंगे, आपको फेडरल में लेंगे। तो इसका मतलब है विद इन 6 मंथ्स ये जो जनरल बाजवा साहब थे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी। इमरान खान को उन्होंने कहा। अब बात आ जाती है कि वो चीजें चलती। देखिए इमरान खान सच कहते हैं कि बहुत सारी चीजें वहां से कंट्रोल हो रही थी, वहां से हो रही थी। मैं मिसाल दे देता हूँ, आपको पता है ये जो बाप पार्टी है, आपको पता है बाप पार्टी 2018 में अचानक कैसे बन गई थी, और बाप पार्टी के यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं सेनेट में वो ओपनली कहते हैं कि हम लोग हैं ही उनके बंदे, वो लोग खुद कहते हैं। मैं सर आपकी बात का बड़ी अहम बात कह रहे हैं सर। मुझे ये पता है बाप पार्टी का बड़ा आपने जिक्र अच्छा किया। उस वक्त बाप पार्टी, पीपल्स पार्टी, PTI ने मिलकर इन्होंने यहाँ पे ये सादिक संजरानी साहब को बनाया था चेयरमैन सेनेट, बिकॉज के एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, उसे जनाब बाजवा, जनरल फैज चाहते। आप तो तीनों इकट्ठे थे, बाप हो गए, ये जरदारी साहब हो गए, PTI खान साहब हो गए। उस वक्त तो आप इकट्ठे थे, आपने इकट्ठे मिलकर बनाया था। आज आपको क्यों इतराज है बाप पार्टी पे या बाकी लोग? अलायंस तो किया था सर आपने। इतराज के लिए नहीं, मुझे इतराज कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे उन पर इतराज है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो उनकी पार्टी थी। और उसके बाद ये याद रखिए कि तो आप किसकी पार्टी थे सर? अगर आप जब सादिक संजरानी साहब को वोट डाल रहे थे जरदारी साहब के साथ बिल के, तो आप किसकी पार्टी थे? आप एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं थे सर? मुझे एक बात बताएं, आज अगर पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया तो क्या वो नून लीग बन गई है? नहीं, वो अपनी पार्टी। हाँ, उन लोगों ने एक कोलिशन बनाया। हमारे वहां पे ये था कि हम लोग नहीं चाहते थे, हम PTI वाले प्रॉब्लम नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी वाले बने। जब पीपल्स पार्टी वाले नहीं बनना तो अगर हम अपना बंदा खड़ा करें तो फिर हमारे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम लोग हमारे पास नंबर्स नहीं थे। तो उसमें ये हो जाता कि एक नंबर 2 हमारे पास, अगर आप देखा जाए तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो था पंजाब से था। नहीं सर, जहां पे डॉक्टर साहब जहां पे आपको पॉलिटिकली सूट कर रहा हो वहां तो पॉलिटिक्स है, जमहूरियत है। आपके मुखालफों को कर रहा हो तो आप कहते हो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, वो फौज के इशारों पे नाचते हैं सर। देखिए आई पर्सनली मे नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ जमहूरियत, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई पर्सनली मे नॉट लाइक इट। लेकिन ये जो रियल पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये चीजें होती हैं, आपको वहां पे करना पड़ता है। अच्छा सर, लास्टली आपने बड़ा टाइम निकाला सर, वी आर ग्रेटफुल टू यू। और आपसे हमेशा बड़ा मजा आता है मुझे गुफ्तगू का, और आप बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं सर। सर अभी हमने नून लीग की आपने बात की सर, तो वहाँ सिंध में जो उमरकोट में इलेक्शन हुआ है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, वहाँ तो नून लीग और आप और बाकी पार्टियों ने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा है सर। वहाँ नून लीग के साथ कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। तो ये भी फिर कोई इसमें भी कोई साइंस है, कोई जमहूरियत है सर, या पॉलिटिक्स है? मैं आज तक मैं समझता था कि शायद ये इस तरह हुआ है, लेकिन कल मुझे तारिक फजल चौधरी साहब ने एक मेरे साथ एक प्रोग्राम थे, ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि नून लीग ने PTI को कोई हिमायत नहीं की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत की है। और इसकी
इसकी तस्दीक सलीम मांडवी वाला साहब ने भी की हुई है। तो अगर आप मुझसे पूछे, यहाँ पे पीटीआई एंड ऑपोजिशन वर्सेस पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हुई है। अब आप इसके जरा पीछे चले जाएं कि उस जमाने में देखें कि पीटीआई के कितने वोट थे और उस जमाने में देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी के मिला के कितने वोट थे, उनका डिफरेंस उस वक्त देखें और आज का डिफरेंस देखें, आपको पता चल जाएगा कि इसके बावजूद कि ये बाय इलेक्शन था, इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी था, इसके बावजूद कि हमने मीडिया में देखा हुआ कि वहां पे डब्बे के डब्बे चेंज हो रहे थे, लेकिन आप ये देखिए डिफरेंस कितना कम हो गया है। तो वो ये बहुत बड़ी बात है। ये इसका मतलब है हमारे इनरोड्स हो रहे हैं सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त बात हुई है।